ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है परचेज मैनेजमेंट। अगर आपको कंप्लीट सीरीज़ का लिंक चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परचेज मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस, फंक्शंस, प्रिंसिपल, प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग और परचेज साइकिल, देन परचेजिंग मेथड। लास्ट में डिस्कस करेंगे वेंडर और सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके अलावा आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की इस पीडीएफ बुक को परचेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ बुक को काफ़ी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे में प्रिपेयर किया गया है विद इमेजेस एंड एग्जांपल, ताकि आपका स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट हो और आप हर टॉपिक को आसानी से समझ सकें। तो इस पीडीएफ बुक का परचेज लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मीनिंग ऑफ परचेज मैनेजमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सफिशिएंट नहीं होती है अपने सारे रिसोर्सेज को लेकर। उसे मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है कुछ एक्सटर्नल एजेंसी से। तो परचेज मैनेजमेंट पहला स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। ये हेल्प करता है मैनेजमेंट की ये फाइंड आउट करने में कि कौन सा राइट सप्लायर रहेगा जो राइट क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा राइट प्राइस और राइट लोकेशन पर। तो एग्जांपल के लिए अगर आपका स्कूल या कॉलेज है तो उसमें डेस्क, इक्विपमेंट्स जैसे कि कंप्यूटर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा की ज़रूरत पड़ती है, स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए वो एक्सटर्नल किसी सप्लायर से कॉन्टैक्ट करती है जो उसे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जिसके लिए वो एक्सटर्नल एजेंसी से कॉन्टैक्ट करती है। वो ऐसा सप्लायर देखती है जो उसे राइट क्वालिटी और क्वांटिटी दे सके, वो भी राइट प्राइस और राइट लोकेशन पर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक वो प्रोसेस है जिसमें एफिशिएंट और इकोनॉमिकल वे में मटेरियल की परचेजिंग की जाती है, जो कि असिस्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को। तो इसमें शामिल है डिसीजन लेना अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ राइट काइंड ऑफ मटेरियल, मतलब राइट काइंड का मटेरियल जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन है, राइट काइंड ऑफ क्वांटिटी के साथ राइट प्राइस और राइट टाइम पर। तो अब डेफिनेशन देखेंगे परचेज मैनेजमेंट की। एलियट शर्को और स्टील के अकॉर्डिंग परचेजिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी कॉन्टैक्ट करती है थर्ड पार्टी के साथ कि उसे ऑब्टेन करने हैं गुड्स और सर्विसेज ताकि वो अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को मोस्ट टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेज मैनेजमेंट। तो परचेज मैनेजमेंट के हम इन 6 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है परचेज एट मिनिमम कॉस्ट। परचेज मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर मटेरियल को बाय करे, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए। रॉ मटेरियल का प्राइस अफेक्ट करता है दूसरे फैक्टर्स को, इसलिए कंपटीशन और मार्केट में बने रहने के लिए रॉ मटेरियल को मिनिमम प्राइस पर एक्वायर किया जाना चाहिए। तो अगर आपका रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव होगा तो आपके फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज़ होगा। वहीं अगर आप क्वालिटी मटेरियल कम प्राइस में लेते हैं तो आप एट लास्ट फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस में कट ऑफ भी कर सकते हैं। सेकंड है मेंटेन इन्वेंट्री लेवल। फ्यूचर अनसर्टेन होता है और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए मैनेजमेंट प्रॉपर अरेंजमेंट करे ताकि रीजनेबल लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन किया जा सके। ये मैन्युफैक्चरर की हेल्प करेगा कि वो डिमांड में होने वाले फ्रीक्वेंट चेंजेस के साथ ईजिली डील कर सके। थर्ड है इस्टेब्लिश गुड रिलेशंस विद सप्लायर्स। गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल की टाइमली डिलीवरी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि लेट डिलीवरी से बाकी एक्टिविटीज़ भी डिले होती हैं। तो अगर आपका रॉ मटेरियल लेट आएगा देन आपका प्रोडक्शन प्रोसेस भी लेट शुरू होगा। उतने समय तक आपके मेंस, वर्कर्स, मशीन्स सब आइडल रहेंगी, जो कि कॉस्ट को इंक्रीज़ करेंगी। तो परचेज डिपार्टमेंट को एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है डिफरेंट सप्लायर्स के साथ, ताकि वो इंश्योर कर सके स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फोर्थ है
आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव सप्लायर्स। तो प्रीवियस पॉइंट में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सप्लायर के साथ एक अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि मटेरियल का स्मूथ फ्लो बना रहे। लेकिन ये भी हो सकता है कि सप्लायर के पास रॉ मटेरियल की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उस समय पर जब आपको रॉ मटेरियल लेके आना था अपने प्लांट में, एक्सेट्रा। तो ऐसी काफ़ी सिचुएशंस या सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से कोप अप करने के लिए मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करते रहना पड़ेगा अल्टरनेटिव सप्लायर्स को, ताकि किसी भी सर्कमस्टांसिस के चलते रॉ मटेरियल की सप्लाई में कोई भी कमी ना आए। फिफ्थ है कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। परचेज मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करता रहे दूसरे डिपार्टमेंट्स और डिवीज़न के साथ ताकि वो टाइमली कलेक्ट कर सके मटेरियल की रिक्विजिशन जो कि उन डिपार्टमेंट्स के द्वारा रिक्वायर्ड है। रिक्विजिशन का मतलब है मांग पत्र और मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब होता है मटेरियल का मांग पत्र, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ये बताते हैं कि उन्हें ये मटेरियल चाहिए, इतनी क्वांटिटी और ये क्वालिटी होनी चाहिए और इतनी तारीख को चाहिए। तो परचेज मैनेजमेंट कलेक्ट करती हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से कि क्या क्या मटेरियल उनको रिक्वायर्ड है ताकि काम सफ़र ना करें। इसके साथ परचेज मटेरियल को अवेलेबल करवाना होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास ऑन टाइम। अब ऐसा नहीं है कि मटेरियल रिक्विजिशन के अकॉर्डिंग जो भी उनका मांग पत्र था उनके अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल खरीदा वो खरीद के स्टोर करके रख लिया। टाइमली जिस डिपार्टमेंट की वो रिक्वायरमेंट है उनको वो अवेलेबल भी करवाना है। तो ये मटेरियल रिक्विजिशन के बारे में हम आगे डिटेल्स में भी कवर करेंगे। सिक्स्थ और लास्ट है टू मेंटेन रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। परचेज मैनेजमेंट मेंटेन करता है सभी ट्रांजैक्शन और ऑपरेशंस के रिकॉर्ड को। ये रिकॉर्ड हेल्प करते हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स की असेसमेंट करने में कि आने वाले टाइम में क्या डिमांड हो सकती है और सप्लायर के द्वारा अगर कोई भी मिसमैच या मिस कैलकुलेशन की गई हैं तो उसके साथ डील करने में। इसके साथ ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प भी करता है बजट को प्रिपेयर करने में। तो ये थे परचेज मैनेजमेंट के 6 ऑब्जेक्टिव्स। मिनिमम कॉस्ट पर मटेरियल को खरीदना, इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन करके रखना, एक अच्छा रिलेशन बना के रखना सप्लायर के साथ, आइडेंटिफाई करना अल्टरनेटिव सप्लायर्स को, कोऑर्डिनेट बना के रखना डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ और मेंटेन करना रिकॉर्ड्स को फ्यूचर यूज़ के लिए। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ परचेज मैनेजमेंट। तो परचेज मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस में हम ये 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सेट स्टैंडर्ड्स। सेट स्टैंडर्ड्स का मतलब है प्रोसीजर और मेथड सेट करना उस एक्टिविटी या जॉब के रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट परफॉर्म करने वाली है। इसकी हेल्प से मैनेजमेंट प्रिवेंट कर सकती है प्रोडक्शन में होने वाली इनएफिशिएंट और इरेगुलरिटी को। तो ये स्टैंडर्ड्स जो मैनेजमेंट के द्वारा सेट किए जाते हैं ये असिस्ट करते हैं परचेजिंग मैनेजमेंट को कि वो यूनिफॉर्मिटी के साथ अपना काम कर सके। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि ज़्यादा वेरिएशंस या फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं, एक रेगुलरिटी के साथ काम या प्रोडक्शन प्रोसेस को किया जाता है। तो परचेज मैनेजमेंट की सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या हुई कि ये स्टैंडर्ड्स को सेट करता है जिसकी हेल्प से हम यूनिफॉर्मिटी के साथ काम को कर सकते हैं। सेकंड है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। परचेजिंग मैनेजमेंट सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो, इन सभी के लिए परचेजिंग मैनेजमेंट इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं परचेज मैनेजमेंट को तो ये हेल्प करता है उनकी सारी एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट करने में। तो सेकंड इम्पोर्टेंस है परचेज मैनेजमेंट की कि इससे आपका एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में परचेज मैनेजमेंट का रोल होता है। थर्ड है क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरर्स का हमेशा फोकस रहता है प्रोडक्ट की क्वालिटी पर। अगर प्रोडक्ट में किसी भी तरह का डिफेक्ट पाया जाता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इसलिए परचेजिंग मैनेजमेंट चेक करता है इनकमिंग मटेरियल को ताकि क्वालिटी इश्यूज को प्रिवेंट किया जा सके स्टार्टिंग में ही। इससे अननेसेसरी वेस्टेज को सेव किया जा सकता है।
तो परचेज मैनेजमेंट क्या करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जितना ऑर्डर चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर प्लेस करता है, जिसमें वो डिफाइन करता है कि उसे कब तक ये मटेरियल चाहिए, क्वांटिटी क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी। देन जब वो ऑर्डर रिसीव होता है तो उसकी वो क्वालिटी को चेक करता है कि जैसा बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग वो क्वालिटी है या नहीं है। देन इसका फ़ायदा क्या होता है, अब अगर हमारा इनकमिंग मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। तो ये थर्ड इम्पोर्टेंस है परचेज मैनेजमेंट की। फोर्थ है डिलीवरी इन टाइम। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें सारा गेम टाइम का होता है। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कम या ज़्यादा है, इसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस इंटरप्ट्स होती हैं और कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो परचेज मैनेजमेंट प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखता है लेवल ऑफ इन्वेंट्री को, और वो ये जानते हैं या इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा सही टाइम रहेगा जब एक नया ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो परचेज मैनेजमेंट हेल्प करता है इन्वेंट्री को टाइम पर अवेलेबल करवाने के लिए, ताकि इन्वेंट्री ज़्यादा या कम ना हो। दोनों केसेस में लॉस है तो एक न्यूट्रल जितना चाहिए होता है उतना उसे अवेलेबल करवाना होता है। तो एक अनदर इंपॉर्टेंस है परचेज मैनेजमेंट की। फिफ्थ है इंक्रीज इज प्रॉफिटेबिलिटी। परचेजिंग मैनेजमेंट को राइट क्वांटिटी क्वालिटी का राइट टाइम में डिसीजन लेना होता है। इनको अलर्ट रहना पड़ता है मार्केट इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस के रिगार्डिंग। किसी भी रॉन्ग डिसीजन के कारण कंपनी को कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, लेकिन एक राइट डिसीजन कंपनी के लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए परचेजिंग डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। तो ये परचेज मैनेजमेंट की पांचवी इंपॉर्टेंस होगी कि वो प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। और वो कैसे, क्योंकि वो राइट क्वांटिटी क्वालिटी को सही समय पर मंगवाता है, जिसकी वजह से लॉसेस कम होते हैं और प्रॉफिट इंक्रीज होता है। सिक्स्थ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। मैनेजमेंट के द्वारा फंड की प्रॉपर इन्वेस्टमेंट से कैपिटल के अननेसेसरी यूज को अवॉइड किया जा सकता है, जिसकी वजह से सेव्ड कैपिटल को यूटिलाइज किया जा सकता है ज़्यादा प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। इसके अलावा मैनेजमेंट ये भी ट्राई कर सकती है कि वो अपने सप्लायर्स को मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करें। अब मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड्स करेंगे तो सप्लायर के साथ ज़्यादा बाउंड बनेगा, अच्छे रिलेशन बनेंगे, तो कंपनी का बिजनेस डेवलप होगा, ज़्यादा सेल होगी। तो परचेज मैनेजमेंट क्या करता है कि वो हेल्प करता है कैपिटल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में। देन नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ परचेज मैनेजमेंट। तो परचेज मैनेजमेंट में हम मेजरली इन 8 फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है असेसमेंट ऑफ डिमांड। मैनेजमेंट को काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है जब सप्लायर को ऑर्डर प्लेस किया जाता है। उनको डिमांड का अप्रोप्रिएटली एस्टिमेशन लगाना पड़ता है, क्योंकि डिमांड के इम्प्रॉपर एस्टिमेशन से कॉस्ट इंक्रीज होती है, क्योंकि मनी और टाइम की वेस्टेज होती है। इसके साथ ये काफ़ी मुश्किल बन जाता है सप्लायर को कन्वेंस करना कि वो अपनी गुड्स को वापस कर ले एक्सेस सप्लाईज के केस में। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ वेंडर और सप्लायर्स। परचेजिंग डिपार्टमेंट और ऑफिसर सेलेक्ट करता है वेंडर को जो मटेरियल को सप्लाई करेगा। वेंडर की सिलेक्शन करते समय मैनेजमेंट को ये चेक करने की ज़रूरत होती है कि क्या वो मटेरियल को रेगुलर बेसिस पर परचेज करेंगे या फिर लॉन्ग इंटरवल्स पर। क्या वो एक वेंडर से ये सारा मटेरियल खरीदेंगे या फिर एक से ज़्यादा से। इसके साथ मैनेजमेंट को ये भी देखना पड़ेगा कि सिलेक्टेड वेंडर मटेरियल की सप्लाई ऑन टाइम करे, जैसी स्पेसिफिकेशन बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग। थर्ड है प्लेसिंग ऑर्डर। परचेज ऑर्डर प्लेस करना एक दूसरा फंक्शन होता है परचेजिंग मैनेजमेंट का। एक परचेज ऑर्डर लीगल बाइंडिंग होती है दो पार्टीज के बीच में, इसलिए ऑर्डर हमेशा एक्यूरेट, क्लियर और एक्सेप्टेबल होना चाहिए दोनों पार्टीज के थ्रू। दोनों पार्टी मतलब सप्लायर और ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्डर में मटेरियल के रिगार्डिंग सारी डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन क्लियरली मेंशन हो। फोर्थ है वेरिफिकेशन ऑफ इनवॉइसेस। सम केसेस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परचेजिंग डिपार्टमेंट की कि वो चेक करे इनवॉइसेस को, और अगर
इनवॉइस एक्यूरेट रहता है तो वो एडवाइस करे अकाउंट डिपार्टमेंट को कि वो सप्लायर की पेमेंट को क्लियर कर दे, मतलब जितनी पेमेंट बनती है सप्लायर को वो उसको पे करे। अगर बिल में किसी भी तरह का एरर पाया जाता है तो इसके लिए परचेजिंग डिपार्टमेंट नेसेसरी करेक्शंस करे। फिफ्थ है डेवलपिंग कोऑर्डिनेटिंग अमंग डिपार्टमेंट्स। परचेजिंग डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट्स की मटेरियल नीड्स को फुलफिल करना होता है। ये फंक्शन है परचेजिंग डिपार्टमेंट का कि वो कोऑर्डिनेशन क्रिएट करे दूसरे डिपार्टमेंट्स के बीच में। इसके लिए परचेजिंग और दूसरे डिपार्टमेंट्स के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी क्रिएट हो सके। सिक्स्थ है मेंटेनिंग परचेजिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। परचेजिंग में बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, जैसे कि बिल्स, कोटेशंस, चालान, रेलवे रिसिप्ट्स, पार्सल, गुड रिसीव्ड नोट्स, लॉरी रिसिप्ट एक्सेट्रा। इसके लिए बहुत सारे क्लरिकल वर्क की ज़रूरत पड़ती है, तो मैनेजमेंट प्रॉपरली मेंटेन करके रखे इन सारे रिकॉर्ड्स को, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स हेल्प करेंगे कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में अगर फ्यूचर टाइम में किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट होता है और फ्यूचर में एक बढ़िया डिसीजन लेने में। सेवंथ है रिपोर्टिंग टू टॉप मैनेजमेंट। ये अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन है परचेजिंग डिपार्टमेंट का कि वो प्रिपेयर करे वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली रिपोर्ट्स रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर और सेंड करे टॉप मैनेजमेंट को, और टॉप मैनेजमेंट इन डेप्थ लुक करे इन सारी रिपोर्ट्स के बारे में और प्रोवाइड करे सुजेशंस और इम्प्रूवमेंट अगर ज़रूरत है। एट्थ है क्रिएटिंग गुडविल। एक अच्छा वेंडर रिलेशनशिप मेंटेन और डेवलप करके रखना पड़ेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव इमेज शो हो। रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब दोनों पार्टीज ऑनेस्टी के साथ काम करें और बेनिफिट्स प्रोवाइड करें एक दूसरे को बिजनेस देकर। तो सप्लायर को पूरे ट्रस्ट वर्दी के साथ काम करना पड़ेगा कि वो जितनी क्वालिटी क्वांटिटी जैसी बताई गई है वैसे ही टाइमली उसे डिलीवर करे, ऑर्गेनाइजेशन टाइमली पेमेंट करे। इस तरह वो दोनों एक दूसरे को बिजनेस देकर बेनिफिट्स प्रोवाइड करें जिससे कि दोनों की आपस में इमेज अच्छी बनेगी। तो ये थे परचेज मैनेजमेंट के 8 फंक्शंस। डिमांड का एस्टिमेशन लगाता है कि आने वाले टाइम में क्या डिमांड होगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में। वेंडर और सप्लायर को सिलेक्ट करता है, जितने भी अल्टरनेटिव है उनमें से बेस्ट कौन सा रहेगा। ऑर्डर को प्लेस करता है, इनवॉइस की वेरिफिकेशन करता है, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है सभी रिकॉर्ड्स और फाइल्स को, रिपोर्टिंग करता है टाइम टू टाइम टॉप मैनेजमेंट को और गुडविल क्रिएट करता है। फंक्शंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ परचेज मैनेजमेंट। तो परचेज मैनेजमेंट के 8 प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें 8R भी कहते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है राइट क्वालिटी, जिसे कहते हैं व्हाट टू परचेज। राइट क्वालिटी का मतलब ये इंश्योर करना है कि मटेरियल क्वालिटी के उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करे जिस डिपार्टमेंट के लिए उन्हें खरीदा जा रहा है। तो जो भी डिपार्टमेंट ने परचेज मैनेजर को कहा है कि मुझे इस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, उसी क्वालिटी में उसको वो मटेरियल प्रोवाइड करना है। तो ये ड्यूटी बनती है डिपार्टमेंट्स की कि वो प्रिस्क्राइब करे कि उन्हें किस तरह का मटेरियल चाहिए और डिपार्टमेंट क्वालिटी को टेस्ट करे जब उन्हें वो मटेरियल रिसीव हो जाए। तो परचेज डिपार्टमेंट ऐसे मटेरियल को परचेज करे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूजेबल हो। सेकंड है राइट टाइम, जिसे कहते हैं व्हेन टू परचेज। राइट टाइम हेल्प करता है कंटिन्यू प्रोडक्शन प्रोसेस को बनाए रखने में विदाउट एनी डिले। तो डिपार्टमेंट इस बात का ध्यान रखें कि मटेरियल टाइम पर रिसीव हो। इसमें शामिल है सप्लायर का टाइम, लॉजिस्टिक टाइम, वेरिफिकेशन टाइम एक्सेट्रा। तो ये डिपार्टमेंट्स को एक आइडिया देता है कि नए मटेरियल के ऑर्डर को कब प्लेस करना है। थर्ड है राइट क्वांटिटी, जिसे कहते हैं हाउ मच टू परचेज। क्वांटिटी एक दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो परचेज मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है। जो भी क्वांटिटी परचेज मैनेजमेंट के थ्रू खरीदी जाती है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मटेरियल डिमांड को आसानी से फुलफिल कर सके।
क्योंकि ज़्यादा मटेरियल खरीदने से स्टोरेज कॉस्ट और वेस्टेज इंक्रीज होगी और वहीं कम खरीदने से प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब होगी। इसलिए ऑर्डर क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट के बीच में हमेशा एक बैलेंस बना रहना चाहिए। फोर्थ है राइट सोर्स, जिसे कहते हैं फ्रॉम वेयर टू परचेज। सोर्स मतलब सप्लायर, वेंडर जिससे सामान खरीदने वाले हैं। परचेज डिपार्टमेंट राइट सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने बताया, सोर्स मतलब वेंडर और सप्लायर। सप्लायर एग्री करना चाहिए प्रोवाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन पर, जैसे कि क्वालिटी, क्वांटिटी, डिलीवरी टाइम एक्सेट्रा। मैनेजमेंट टाइम टू टाइम नए सप्लायर्स को भी फाइंड आउट करती रहे जो कि रीजनेबल प्राइसेस पर बेस्ट सर्विस ऑफर कर सकें। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसे सप्लायर्स नए मार्केट में आए या कुछ फ्रेंचाइजी ओपन हो जो एग्जिस्टेंट सप्लायर हैं उनकी, और वो आपको रीजनेबल प्राइसेस पर उससे भी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो राइट सोर्स फाइंड आउट करते रहना चाहिए। फिफ्थ है राइट प्राइस, मतलब एट व्हाट रेट। हर बिजनेस का अल्टीमेट एम होता है प्रॉफिट्स को अर्न करना, तो मटेरियल के फेयर प्राइस के बारे में डिसाइड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ऐसे सप्लायर जो लो प्राइस ऑफर करते हैं उन्हें बेस्ट कंसीडर नहीं किया जा सकता। और वो क्यों? हो सकता है कि ऐसे सप्लायर आपको प्राइस कम पर मटेरियल तो दे रहे हों लेकिन वो क्वालिटी में अच्छा ना हो। तो डिपार्टमेंट को प्राइस के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि क्वालिटी, डिलीवरी टाइम, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या दी जा रही हैं सप्लायर के द्वारा। सिक्स्थ है राइट प्लेस, जिसे कहते हैं एट व्हाट प्लेस टू रिसीव। बिग ऑर्गेनाइजेशंस रन करते हैं अपने ऑपरेशंस को एक से ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट में जो लोकेटेड होती है डिफरेंट लोकेशंस पर। तो अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो उनके ऑल ओवर इंडिया या इंटरनेशनल लेवल पर जगह जगह पर उनके प्लांट होते हैं। तो एक तरफ या तो वो परचेज कर सकते हैं मटेरियल को एक सप्लायर से और डिलीवर कर सकते हैं इसे डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स में, और दूसरा ऑप्शन होता है आइडेंटिफाई करना उन सप्लायर को जो उन प्रोडक्शन यूनिट्स के नियर अबाउट हों। तो या तो आप एक सेंटर पॉइंट रख लेंगे, एक सप्लायर से सारा माल वहाँ पे लेके डिफरेंट जितने भी आपके लोकेशंस पर प्लांट हैं वहाँ पर उन्हें डिलीवर करेंगे, या फिर जहाँ जहाँ आपके प्लांट हैं वहाँ पर जो नियर बाय सप्लायर है वहाँ से माल खरीद कर मटेरियल की नीड को पूरा करेंगे। सेवंथ है राइट ट्रांसपोर्टेशन, जिसे कहते हैं हाउ टू रिसीव इट। ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट मोड्स जैसे कि रोड, रेल, एयर और वाटर हैं। मटेरियल को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से सोर्स किया जाता है। एक चीप ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है। दूसरे फैक्टर जैसे कि वैल्यू ऑफ गुड, लाइफ स्पैन ऑफ मटेरियल, अर्जेंसी को भी कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए। एट्थ और लास्ट प्रिंसिपल है राइट कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कहते हैं एट व्हाट टर्म्स एंड कंडीशंस। परचेज डिपार्टमेंट को प्रॉपर नॉलेज, एक्सपीरियंस और नेगोशिएशन स्किल्स होने चाहिए लॉ और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के। समटाइम मटेरियल को आउटसाइड कंट्री से ऑर्डर किया जाता है तो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो डिपार्टमेंट को काफ़ी फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना होता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग और परचेज साइकिल। तो परचेज मैनेजमेंट के प्रोसीजर में हम ये 10 स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है परचेज रिक्विजिशन। परचेजिंग साइकिल तब स्टार्ट होता है जब परचेजिंग डिपार्टमेंट में परचेज रिक्विजिशन की रिसिप्ट आती है। मतलब कंपनी का एक परचेज डिपार्टमेंट है जो कि मटेरियल खरीदता है, तो उसे डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो उन्हें सामान चाहिए वो अपनी एक रिसिप्ट भेज देते हैं उन्हें कि हमें इस मटेरियल की ज़रूरत है। तो ये एक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है परचेजिंग डिपार्टमेंट को कि वो मटेरियल को प्रोक्योर कर ले। अब परचेजिंग डिपार्टमेंट ऐसा तो है नहीं कि अपनी मर्ज़ी से जब दिल किया तब सामान उसने मंगवा लिया। जब डिपार्टमेंट उन्हें बताते हैं कि हमें इस मटेरियल की ज़रूरत है, या जब परचेजिंग डिपार्टमेंट को लगता है कि आने वाले टाइम में हमें इस मटेरियल की ज़रूरत पड़ सकती है, तभी वो मटेरियल को ख़रीदते हैं। तो परचेज रिक्विजिशन क्या होता है कि एक अथॉरिटी प्रोवाइड कर देता है कि अब हमें इस मटेरियल की ज़रूरत है तो आप इस मटेरियल को प्रोक्योर कर लीजिए, मतलब ख़रीद लीजिए। परचेज रिक्विजिशन में कुछ डिटेल्स इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि क्वांटिटी, डेट और प्लेस ऑफ डिलीवरी, क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस
एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल के लिए जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है DCD हैवी इंजीनियरिंग, ये नाम है कंपनी का, ठीक है। यहाँ पर ये परचेज रिक्विजिशन है, तो एक तरफ ये आपको पेपर बेस रिक्विजिशन है, परचेज रिक्विजिशन, और दूसरी तरफ सिस्टम जनरेटेड है। तो ये डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिफरेंट होती है, कहीं पर पेपर में काम होता है, कहीं सिस्टम पर काम होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये परचेज रिक्विजिशन प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली क्या है, ये परचेज रिक्विजिशन है जिसमें कुछ डिटेल्स होती हैं, जैसे डेट क्या होगी, ऑर्डर नंबर क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, या एक्सपेंस कोड क्या है। देन नीचे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है प्लीज़ परचेज द फॉलोइंग। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ये नीचे वाला सामान जो है आप खरीद लीजिए। तो जो हमने मीनिंग में बात की थी कि अथॉरिटी मिल जाती है परचेजिंग डिपार्टमेंट को कि वो सामान को या मटेरियल को प्रोक्योर करे, तो क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि प्लीज़ इस सामान को खरीदिए, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट इसके अकॉर्डिंग इस सामान को खरीदता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइटम नंबर होते हैं कि कितनी आइटम्स मंगानी है, डिफरेंट, जैसे पेन एक आइटम हो गया, कॉपी एक आइटम होगी, मार्कर एक आइटम होगी, ऐसे कितनी आइटम्स मंगवानी है। देन उनकी क्वांटिटी क्या होगी। अब क्वांटिटी जैसे कि आपको 10 पेन्स मंगवाने हैं या 10 पैकेट मंगवाने हैं पेन के, 20 कॉपीज़ मंगवानी है, 20 मार्कर मंगवाने हैं, इस तरह से उसकी क्वांटिटी बताई जाएगी। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगी कि पेन है, कॉपी है, आइटम कौन सी है, और वो यहाँ पे क्वांटिटी रहेगी उसकी, कितनी क्वांटिटी मंगवानी है। देन यहाँ पे यूनिट कॉस्ट बता दी जाएगी कि क्या कॉस्ट आने वाली है उसकी, देन अमाउंट क्या होगा उसका। तो ये था पहला स्टेप, परचेज रिक्विजिशन। दूसरा है सोर्स ऑफ सप्लायर। अब परचेजिंग डिपार्टमेंट पोटेंशियल सोर्स ऑफ सप्लायर को लुक आफ्टर करेगा। अब वो ये देखेगा कि कौन कौन से सप्लायर मेरे पास अवेलेबल है। तो इसके लिए परचेजिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करके रखता है लिस्ट ऑफ सप्लायर की, और ये प्रिपेयर किए जाते हैं पास्ट ट्रांजैक्शन के बेसिस पर, या फिर जो एडवर्टीज़मेंट दी जाती है न्यूज़पेपर में। अब कंपनी ये एडवर्टीज़मेंट दे सकती है कि हमें इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो कौन सप्लायर हमें ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करके दे सकता है। या कई बार सप्लायर अपनी एडवर्टीज़मेंट देते हैं न्यूज़पेपर पर कि हमारे पास ये मटेरियल अवेलेबल है, तो अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ट्रेड जर्नल्स, अब जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, जो सप्लायर जो ये माल प्रोवाइड करते हैं, उनकी एक बुक मेंटेन करके रखी जाती है, वहाँ से इनका नंबर लिया जा सकता है या कॉन्टैक्ट लिया जा सकता है। देन परचेज एंड सेल्समैन एजेंट, जो सेल्समैन या परचेज एजेंट्स होते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इस तरह के जितने भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम सप्लायर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू सोर्स देखा जाता है कि सप्लायर को हमें एक्वायर करना है। इस लिस्ट को पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है, जिसमें न्यू सप्लायर को ऐड किया जाता है, और समटाइम्स अगर कोई अनसेटिस्फैक्टरी सप्लायर है तो उसे रिमूव किया जाता है। थर्ड है रिक्वेस्ट ऑफ कोटेशन। अब परचेजिंग डिपार्टमेंट लेटर इशू करता है सप्लायर को, जिसमें वो रिक्वेस्ट करता है कि सप्लायर परचेजिंग डिपार्टमेंट को कोटेशन सेंड करे। इस लेटर में परचेज डिपार्टमेंट ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कितना उन्हें मटेरियल चाहिए, क्वांटिटी क्या होगी, क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, डिलीवरी का क्या शेड्यूल होगा, एक्सेट्रा। तो परचेज डिपार्टमेंट ये लेटर भेज देता है सप्लायर को, जिसमें वो ये मेंशन कर देता है कि क्या उन्हें मटेरियल चाहिए, क्वांटिटी, क्वालिटी उसमें क्या होनी चाहिए। देन वो सप्लायर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बता दीजिए कि आप इन सारी सर्विसेज के लिए क्या प्राइस चार्ज करेंगे। तो वो कोटेशन मंगवाते हैं सप्लायर से। सप्लायर्स के साथ किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट पहले से ही रिक्वेस्ट कर देता है कि वो ये भी डिटेल्स प्रोवाइड करें कि क्या वो किसी भी तरह के एडिशनल चार्जेस लेंगे, पैकिंग, फ्रेट या सेल्स टैक्स एक्सेट्रा के। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, जो भी ट्रैवलिंग चार्जेस रहेंगे सप्लायर से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक माल पहुंचाने के, बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर, बाय शिप, वो सारे उसमें बताए जाते हैं कि क्या सप्लायर ये चार्जेस बेयर करेगा या कंपनी को बेयर करने पड़ेंगे। ये सारी एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी साथ में मंगवा ली जाती है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी इसी प्रोसीजर को फॉलो करे। ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि आमतर या ज़्यादातर कंपनियां इस स्टैंडर्ड को या प्रोसीजर को फॉलो करती हैं जब भी वो मटेरियल लेती हैं किसी सप्लायर से। तो ये एक स्टैंडर्ड है, ज़्यादातर कंपनियां अडोप्ट करती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी इसी मेथड को अडोप्ट करे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
देन फोर्थ है रिव्यू ऑफ कोटेशन। सप्लायर से कोटेशन रिसीव होने के बाद उसे रिव्यू और साइन किया जाता है रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के द्वारा। तो जैसे ही सप्लायर के द्वारा कोटेशन भेज दिया जाता है तो परचेज डिपार्टमेंट में जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर रहता है वो उसे रिव्यू करता है और उस पर साइन करता है, ताकि कल को अगर किसी भी तरह की कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है तो कोई ना कोई एक ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल रहे उस चीज़ के लिए। एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है उन कोटेशंस की जो कि डिफरेंट सप्लायर से रिसीव होते हैं, और ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट इंडिकेट करती है प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, पेमेंट और अदर टर्म्स एंड कंडीशन को। इसी स्टेटमेंट के बेसिस पर सप्लायर को एनालाइज किया जाता है। फिफ्थ है सिलेक्शन ऑफ वेंडर और सप्लायर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सप्लायर को वेंडर भी कहा जाता है। परचेजिंग डिपार्टमेंट या फिर ऑफिसर सेलेक्ट करता है वेंडर को जो मटेरियल की सप्लाई करेगा विद फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। वेंडर की सिलेक्शन करते समय मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना होता है कि क्या वो मटेरियल रेगुलर बेसिस पर परचेज करेंगे या फिर लॉन्ग इंटरवल पर। क्या वो मटेरियल को एक ही वेंडर से परचेज करेंगे या फिर एक से ज़्यादा पर। तो हो सकता है कि कभी एक वेंडर के पास सारा मटेरियल नहीं है तो हमें दूसरे वेंडर से मंगवाना पड़ा, या फिर हो सकता है कि एक वेंडर के पास कुछ चीज़ें सस्ती हैं कुछ महंगी हैं, तो जो महंगी चीज़ें हैं वो हमने दूसरे वेंडर से मंगवा ली क्योंकि वो वही चीज़ें हमें सस्ते रेट पर प्रोवाइड कर रहा है। सिक्स्थ है परचेज ऑर्डर। तो परचेजिंग ऑर्डर एक ऑफर होता है जिसमें ये बताया जाता है कि सप्लायर को मटेरियल को डिलीवर करना है। परचेज ऑर्डर में सब कुछ बताया जाता है क्या क्या उन्हें ऑर्डर चाहिए, उसकी क्या क्वांटिटी होगी, वो सब स्पेसिफाई होता है और ये ऑफ़र सप्लायर के पास भेज दिया जाता है। जब सप्लायर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि सप्लायर एग्रीमेंट में बताएगी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग गुड्स की डिलीवरी करेगा। इसकी एक कॉपी डिपार्टमेंट में स्टोर कर ली जाती है और वहीं दूसरी सप्लायर को भेज दी जाती है। सेवंथ है फॉलोअप। परचेजिंग का काम सिर्फ ऑर्डर को प्लेस करके ख़त्म नहीं हो जाता है। परचेजिंग मैनेजमेंट को फॉलोअप की ज़रूरत होती है ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि मटेरियल जो ऑर्डर किया गया है उसकी डिलीवरी सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग रिसीव हो रही है या नहीं। इन केस अगर मटेरियल की डिलीवरी लेट हो जाती है तो परचेज मैनेजमेंट के पास ये पावर या अथॉरिटी रहती है कि वो सप्लायर के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकें। एट्थ है परचेज ऑर्डर अमेंडमेंट्स। ऑर्डर में अमेंडमेंट का मतलब है डिलीवरी से पहले आइटम्स को ऐड या रिमूव करना। अब मान लीजिए कि हमने एक ऑर्डर भेज दिया कि हमें 20 कॉपी और 30 मार्कर चाहिए। अब हो सकता है कि हमें बाद में लगे कि नहीं मार्कर हमें 25 ही चाहिए, 30 की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर हमें लगता है कि 30 नहीं 35 चाहिए, तो उसमें हम अमेंडमेंट्स भेज सकते हैं परचेज ऑर्डर की कि इस ऑर्डर में ये चेंजेस करने हैं। लेकिन मैनेजमेंट को इस बात का ध्यान रखना है कि इस अमेंडमेंट के कारण प्रीवियस ऑर्डर में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना आए। तो अगर कोई इस तरह का केस होता है तो मैनेजमेंट उन आइटम्स का एक फ्रेश ऑर्डर इशू करे जो कि एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो अगर मैनेजमेंट को लगता है कि पिछला ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, हमें 30 की जगह 35 मार्कर चाहिए, तो उसके लिए वो एक फ्रेश ऑर्डर कर दें ताकि उन ऑर्डर्स को बाद में एडजस्ट किया जा सके। नाइन्थ है इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल। मटेरियल को सप्लायर से रिसीव करने के बाद नेक्स्ट टास्क होता है उनको इंस्पेक्ट करना। परचेजिंग डिपार्टमेंट ये वेरीफाई करे कि मटेरियल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच करता है या नहीं, क्योंकि इंस्पेक्शन में डिले होने की वजह से सप्लायर का पेमेंट प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि सप्लायर और परचेजर के बीच में रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे ये मटेरियल आता है परचेज डिपार्टमेंट जितनी जल्दी हो सके उसके इंस्पेक्शन करवा ले कि क्या वो मटेरियल जो स्पेसिफिकेशन बताई गई थी उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। 10th और लास्ट स्टेप है पेमेंट ऑफ द इनवॉइस। तो अगर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मटेरियल नहीं है तो सप्लायर को ये चीज़ बताई जाती है कि जो हमने स्पेसिफिकेशन बताए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं है, देन उस डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाता है। अगर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग
मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है सप्लायर के द्वारा, देन नेक्स्ट स्टेप होता है इनवॉइस की पेमेंट। तो ये परचेजिंग साइकिल का लास्ट स्टेप है। जब सप्लायर का इनवॉइस रिसीव हो जाता है परचेजिंग मैनेजर को, तो उन्हें ज़रूरत होती है उसे वेरीफाई करने की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सारी आइटम ओरिजिनल परचेज ऑर्डर के साथ मैच करती हैं या नहीं। अब ऐसा ना हो कि हमने 30 कॉपीज़ मंगवाई थी लेकिन रेट 32 कॉपी का लगा रखा है, तो जो ऑर्डर दिया गया था अब वो देखना है कि उसी के अकॉर्डिंग बिल बनाया गया है या नहीं। अब यहाँ पे मैं नंबर आपको काफ़ी छोटे बता रहा हूँ कि 30 कॉपी 20 पेन, लेकिन एक्चुअल में वो थाउजेंड्स में हो सकता है, लैक्स में हो सकता है। जो भी मटेरियल मंगवाया जाता है, जैसे फैब्रिक का कोई मटेरियल मंगवाना है, किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल हो, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ 20-30 करके, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो अगर किसी भी तरह का डिफरेंस पाया जाता है देन सप्लायर को इसे नोटिफाई किया जाता है ताकि उसे रिजॉल्व किया जा सके। जैसे ही इनवॉइस को अप्रूव कर दिया जाता है, इसे भेजा जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास ताकि वो इसकी पेमेंट कर सकें। तो ये थे दोस्तों हमारे परचेज मैनेजमेंट का प्रोसीजर, जिसे परचेजिंग साइकिल भी कहते हैं या परचेजिंग की प्रोसेस भी कहते हैं। सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट के पास रिक्वेस्ट आती है कि ये मटेरियल चाहिए, इतनी इतनी क्वांटिटी का चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए उसकी। देन सप्लायर देखा जाता है डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। देन एक कोटेशन मंगवाई जाती है सप्लायर से कि हमें बता दीजिए कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो आप इसका क्या प्राइस चार्ज करने वाले हैं। देन उस कोटेशन को रिव्यू किया जाता है, ये देखा जाता है कि क्या प्राइस रीज़नेबल लगाए गए हैं सप्लायर के द्वारा। जितने भी कोटेशंस हमारे पास आते हैं देन उनको एक बार कंपेयर किया जाता है कि किस सप्लायर से सामान लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। देन सिलेक्शन की जाती है वेंडर और सप्लायर की, जैसा मैंने बताया कि कंपेयर किया जाता है सबको एक दूसरे के साथ। देन सिलेक्शन की जाती है कि कौन सा वेंडर हमें चूज़ करना है, एक करना है या एक से ज़्यादा करने हैं। देन परचेज़ ऑर्डर प्लेस किया जाता है। अब सप्लायर हमने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट काम है हम उसे परचेज़ ऑर्डर भेज देंगे, एक ऑफ़र भेजेंगे कि हमें आपसे ये मटेरियल चाहिए तो बता दीजिए कि आप ये प्रोवाइड कर देंगे। जैसे वो एक्सेप्ट करता है ठीक है कि हम आपको ये ऑर्डर प्रोवाइड करवा देंगे, वो एक एग्रीमेंट बन जाता है कि ठीक है अब वो लाइएबल है, सप्लायर को ये सामान जो है वो भेजना पड़ेगा आपके पास। देन फॉलोअप, अब सप्लायर से पूछा जाता है कि मटेरियल आपका बन गया, तैयार हो गया, कहाँ पे है, कब तक आने वाला है। ये फिर भी बीच में कंपनी जो है या परचेज डिपार्टमेंट है सप्लायर से कंफर्म करता रहता है। देन है परचेज ऑर्डर अमेंडमेंट्स। अब अगर परचेज डिपार्टमेंट को लगता है कि हमें 1-2 आइटम्स और मंगवानी थी, तो वो सप्लायर को बता देता है कि आप 1-2 आइटम ये भी ऐड कर देना, जिसकी पेमेंट आपको साथ में कर दी जाएगी। या फिर अगर उसे लगता है कि अभी जो आइटम है वो भी ज़्यादा है या बस वो ऑर्डर डिलीवर होने ही वाला है हमें, तो उस केस में वो एक फ़्रेश ऑर्डर प्लेस कर सकता है। देन इंस्पेक्शन की जाती है इनकमिंग मटेरियल की, जो भी मटेरियल आता है उसको इंस्पेक्ट किया जाता है कि क्या जो भी हमने स्पेसिफिकेशन बताई थी उसी के अकॉर्डिंग मटेरियल हमारे पास आया है या नहीं। अगर नहीं आया है तो सप्लायर को बताया जाता है कि ये कमियां निकली हैं, ये डिफेक्ट निकले हैं, ये सामान कुछ टूटा है, ख़राब है, डैमेज हो चुका है, ये सारी उसे कन्वे किया जाता है। तो सप्लायर उस पर जो भी एक्शन लेता है उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वो डिपेंड करता है सप्लायर पर कि वो उसको कैसे सॉर्ट आउट करता है। और डिपार्टमेंट को ये ध्यान में रखना होता है कि जितनी जल्दी हो सके इंस्पेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाए ताकि पेमेंट आगे बढ़ाई जा सके। तो लास्ट में पेमेंट ऑफ द इनवॉइस। जैसे ही सप्लायर का इनवॉइस आता है कि आपका ये सारा बिल बना, ये सामान आया था, तो परचेज डिपार्टमेंट ये देखता है कि ये सामान जो हमने मंगवाया था वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने ऑर्डर किया था, उतनी ही क्वांटिटी है, वही सामान है, कहीं ऐसा तो नहीं जितना हमने मंगवाया है उससे ज़्यादा क्वांटिटी इसमें ऐड कर रखी है, बिल बढ़ा के बता दिया गया है थोड़ा। तो वो सारी मैचिंग की जाती है उसमें। जैसे ही वो पता लगता है कि बिल बिल्कुल ठीक है तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट उसकी पेमेंट कर देता है। नेक्स्ट है परचेजिंग मेथड। तो परचेजिंग मेथड में हम इन 6 मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है परचेजिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। इस मेथड को हैंड टू माउथ बाइंग भी कहा जाता है। इस मेथड में डिपार्टमेंट मटेरियल को तब परचेज करता है जब उसकी नीड राइज होती है, मतलब जब मटेरियल की ज़रूरत होती है तभी मैनेजमेंट के द्वारा उस मटेरियल को खरीदा जाता है। ये इमरजेंसी प्रोडक्शन नीड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। और स्टोरेज एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो मटेरियल की जब हमें ज़रूरत है तभी हम उसे ऑर्डर करते हैं,
इससे एक तो जो भी हमारी इमरजेंसी नीड है वो भी फुलफिल हो जाती हैं और स्टोरेज के लिए हमें कम एरिया की ज़रूरत होती है। सेकंड है परचेजिंग फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। स्टैंडर्ड मटेरियल जैसे कि ऑयल, स्टेशनरी, टूल जिनकी ज़रूरत प्लांट और ऑफिस के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए होती है, इनको परचेज किया जाता है क्वांटिटीज़ में फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। ये हेल्प करता है डेली ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए। तो कोई भी ऐसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जैसे कि स्टेशनरी, टूल्स या कई बार एम्प्लॉयज़ के लिए टी या कॉफ़ी का अरेंजमेंट करके रखती है कंपनी, तो उस केस में दूध या टी के बैग्स, कॉफ़ी पाउचेस, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप हमें ये मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे वीकली बेसिस पर या डेली बेसिस पर, और ये 6-7 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट चलता है, साल तक चलता है, जब तक कोई दूसरा अच्छा सप्लायर नहीं मिल जाता या इस सप्लायर की सर्विसेज में कोई कमी नहीं आती। तो इस तरह से इस परचेजिंग को एक स्पेसिफाइड पीरियड तक लेके जाया जाता है। थर्ड है मार्केट परचेजिंग। ये मेथड ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है मार्केट कंडीशन में हो रहे चेंजेस से फुल एडवांटेज लेने के लिए। और वो कैसे? मटेरियल जिसकी रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, उसको कैलकुलेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि हमें कितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, और मार्केट कंडीशंस को एनालाइज किया जाता है। अब मटेरियल को एडवांस में ही परचेज कर लिया जाता है जब प्राइसेस लो होते हैं, ताकि फ्यूचर में होने वाली डिमांड को फुलफिल किया जा सके। तो क्या है कि अभी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को लगता है कि मार्केट में अभी मटेरियल के प्राइसेस लो चल रहे हैं और आने वाले टाइम में हमारी डिमांड भी आने वाली है, तो वो इन एडवांस ही उस मटेरियल को लो प्राइसेस पे खरीद लेते हैं, ताकि जब प्राइस हाई हो तो उन्हें इतना ज़्यादा मटेरियल ना खरीदना पड़े। जो उन्होंने कम प्राइस पे मटेरियल ले रखा होता है वो उसी से अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। फोर्थ है स्पेकुलेटिव परचेजिंग। स्पेकुलेटिव परचेजिंग का इंटेंट होता है रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एक्सेस मटेरियल को खरीदना, ताकि आने वाले टाइम में प्राइस राइज का एडवांटेज लिया जा सके। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने पिछले पॉइंट में भी स्टडी किया कि जब हमें लगता है कि प्राइस अभी लो है, आने वाले टाइम में ज़्यादा होंगे, तो हम पहले ही मटेरियल को खरीद लेंगे ताकि हम उसका बाद में प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट रीसेल करती है इस मटेरियल को लेटर डेट पर, जब प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं, और उससे प्रॉफिट बनाती है। पिछले पॉइंट में जो हमने डिस्कस किया वो कंपनी मटेरियल अपने लिए खरीदते हैं क्योंकि मार्केट में भाव कम है, तब खरीदकर उसे फ्यूचर में उसका प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन इंटेंट से नहीं लिया जा रहा है, यहाँ लिया जा रहा है कि प्राइस अभी कम है तो हम इसे बाद में मार्केट में ही बेच देंगे जब प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट है मार्केट परचेजिंग और स्पेकुलेटिव परचेजिंग में। फिफ्थ है कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग। इस मेथड में सप्लायर और परचेजर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। इसमें सप्लायर एग्रीड प्राइस पर एक सर्टेन पीरियड के लिए, जैसे कह सकते हैं 2 या 3 साल तक के लिए, मटेरियल की सप्लाई करने के लिए बाउंड हो जाता है। काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लार्ज क्वांटिटी में डील करती हैं, जैसे कि आयरन, स्टील और कोल, प्रेफर करती है कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग को। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। परचेज़र जो कंपनी है उसे लेस बनाने हैं, और वो सप्लायर के साथ एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप हमें इस एग्रीड प्राइस 2 रुपये किलो के भाव से एक सर्टेन पीरियड 2 साल तक आप हमें पोटैटो या आलू देंगे। तो सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीड प्राइस क्या है 2 रुपये किलो, सर्टेन पीरियड क्या है 2 साल। 2 साल तक सप्लायर उन्हें 2 रुपये किलो के हिसाब से आलू देगा। अब मान लीजिए 6 महीने बाद आलू का प्राइस या पोटैटो का जो प्राइस है वो हो जाता है 3 रुपये। तो यहाँ पे कंपनी को फ़ायदा हो गया क्योंकि उन्होंने 2 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो सप्लायर को अब कंपनी को 2 रुपये के भाव से ही आलू देना पड़ेगा, चाहे वो 3 रुपये भाव हो जाए, चाहे वो 4 रुपये हो जाए। अब ये तो एक तरह से कंपनी को फ़ायदा हो गया, सप्लायर को नुकसान हो गया। तो सप्लायर क्यों ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेगा? तो इसकी एक अपोजिट साइड भी होती है। अब मान लीजिए कि 2 रुपये में तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन हो सकता है कि 6 महीने बाद यही प्राइस 1 रुपये हो जाए, तो यहाँ पर सप्लायर को फ़ायदा हो गया। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। अगर सप्लायर को लगता है कि आने वाले टाइम में रेट कम होने वाला है, या मैन्युफैक्चरर को लगता है कि आने वाले टाइम में रेट ज़्यादा होने वाला है, तो इस तरह से आमतौर पर वो कई बार कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
सिक्स्थ और लास्ट मेथड है ग्रुप परचेजिंग। इसमें डिपार्टमेंट्स मटेरियल को ग्रुप्स या लॉट में परचेज करता है इंस्टेड ऑफ, मतलब बजाय कि डिफरेंट ऑर्डर्स को सेपरेट प्लेस करने की जगह। मतलब इसमें वो डिफरेंट आइटम्स के लिए डिफरेंट ऑर्डर नहीं करता है, वो एक लिस्ट बनाता है 15-20 आइटम्स की। अगर वो सारी चीज़ें एक सप्लायर के पास है तो वो बल्क में ही उससे वो मंगवा लेता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो क्लरिकल वर्क होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, और क्योंकि मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो सप्लायर मटेरियल को चीप रेट पर भी ऑफर कर सकता है। तो ये थे परचेजिंग के 6 मेथड्स। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जब ज़रूरत है तभी मंगवाना है। आज मुझे ज़रूरत है तो मैं आज मंगवाऊंगा, कल ज़रूरत है कल मंगवाऊंगा, 3 दिन बाद ज़रूरत है तब मंगवाऊंगा। जब ज़रूरत होगी तभी मंगवाऊंगा, उसके बिना कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम फिक्स कर लेते हैं कि 6-7 साल तक ये वाली आइटम जो है वो हमें डेली बेसिस या फिर वीकली बेसिस, जैसा भी वो नेचर है आइटम का, उस बेसिस पर हम ये स्पेसिफिक पीरियड तक उनसे मंगवाते रहते हैं सप्लायर से। देन है मार्केट परचेजिंग। इसमें हम ये देखते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है मार्केट जो मटेरियल है उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, आज हमें सस्ते रेट पर मिल रहा है तो हम आज ही उसे स्टॉक में रख लेंगे और बाद में उसका इन फ्यूचर प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगे। स्पेकुलेटिव परचेजिंग में काम हमारा सेम होगा, मटेरियल को हम स्टॉक करके रख लेंगे क्योंकि आज भाव कम है और कल प्राइसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमारा मेन मोटिव कल को उसकी प्रोडक्शन करना नहीं है, जैसे ही प्राइस ज़्यादा होंगे हम मार्केट में उस मटेरियल को बेच देंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग। इसमें हम एक एग्रीड प्राइस पर फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आने वाले टाइम तक 2 साल तक हम इसी प्राइस पर आपसे ये मटेरियल लेते रहेंगे। अब दूसरा पॉइंट भी कहीं ना कहीं से कोरिलेट करता है स्पेसिफाइड पीरियड तक, 2 साल या 3 साल तक, लेकिन यहाँ पर हम रेट फिक्स नहीं करते हैं। यहाँ पर जो भी रेट चलता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम वो सामान जो मटेरियल है वो हमारे पास आता रहेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग में पीरियड तो स्पेसिफाइड होगा लेकिन इसके साथ प्राइस भी स्पेसिफाइड होगा। देन लास्ट में है ग्रुप परचेजिंग। इसमें जितनी भी आइटम्स हमें मंगवानी होती है वो हम देखते हैं कि क्या हमें एक ही सप्लायर से मिल जाएंगी, तो हम सारा सामान उसी सप्लायर से एक साथ ही बल्क में ऑर्डर कर लेते हैं। देन इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वेंडर और सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस। तो वेंडर और सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस के ये 6 स्टेप्स हैं जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है क्वालिटी। कस्टमर को क्वालिटी गुड्स डिलीवर करना की है मार्केट को कैप्चर करने और कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस को विन करने की। तो जैसा हम सब जानते हैं कि क्वालिटी आज के टाइम में बहुत मैटर करती है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है क्वालिटी वाइज तो आप उसे बार बार खरीदते भी हैं और इवन अपने नेबर्स फ्रेंड सर्कल में उसे रेफर भी करते हैं। तो अगर कोई कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है अपने कस्टमर्स के लिए, इससे वो मार्केट को कैप्चर कर सकती है और कस्टमर के कॉन्फिडेंस को विन कर सकती है। द टारगेट ऑफ क्वालिटी गुड, मतलब अगर किसी कंपनी को क्वालिटी गुड प्रोड्यूस करनी है तो वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या है मटेरियल की जो सप्लाई किया गया है सप्लायर के द्वारा। तो अगर कंपनी को अपने फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है तो उसके लिए उसे सप्लायर से भी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल खरीदना होगा। तो मैनेजमेंट को ऐसे वेंडर की सिलेक्शन करनी होगी जो प्रोवाइड करे बेटर क्वालिटी का मटेरियल। सेकंड है प्राइस। मटेरियल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया को, लेकिन यहाँ वैल्यू ऑफ मनी है जो ज़्यादा मैटर करती है। इसका क्या मतलब है कि हो सकता है चीप सप्लायर लो क्वालिटी मटेरियल सेल करे और कॉस्टली सप्लायर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल सप्लाई करें। इसलिए सप्लायर जो सेल करे गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर, उसे ही सिलेक्ट किया जाना चाहिए। तो यहाँ समझाने का मतलब यह है कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि क्वालिटी एक फैक्टर हो गया जो डिपेंड करता है, दूसरा प्राइस हो गया। अब हो सकता है कि कंपनी सोचे कि कम प्राइस में हम माल उठा लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो घटिया क्वालिटी का हो। तो कंपनी को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो प्राइस का सिलेक्शन कर रहे हैं कि किस प्राइस पर खरीदना है तो वो एक रीजनेबल प्राइस हो जिस पर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिल सके। थर्ड है फाइनेंशियल हेल्थ। अगर सप्लायर फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो वो एक रिलायबल सोर्स नहीं बन सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और वो कैसे? इसका रीज़न है कि सप्लायर को भी फंड की ज़रूरत पड़ती है मटेरियल को एक्वायर करने और प्रिपेयर करने के लिए, और
डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए। तो मान लीजिए अगर सप्लायर के पास इतना पैसा ही नहीं है कि अपने डे टू डे काम को अच्छी तरह से रन कर सके, मटेरियल को प्रिपेयर कर सके, तो वो कैसे आपको क्वालिटी का मटेरियल सही टाइम पर प्रोवाइड कर सकता है। तो हो सकता है इससे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, मटेरियल लेट आएगा, प्रोडक्शन लेट होगा, मार्केट में लेट जाएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को आप मीट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी देखना पड़ेगा कि सप्लायर फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए। फोर्थ है पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। ऑर्गेनाइजेशन केयरफुली एग्जामिन करें वेंडर के पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स को। अगर वेंडर ने एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखा है अपने क्लाइंट्स के साथ और मेंटेन करके रखा है लेवल ऑफ क्वालिटी ओवर द ईयर, तो ये एक गुड इन्वेस्टमेंट है उस वेंडर के साथ बिजनेस करने के लिए। तो अगर वेंडर का अच्छा रिलेशन है अपने क्लाइंट्स के साथ, साल दर साल उसकी क्वालिटी अच्छी रही है, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिली है उस वेंडर के रिगार्डिंग, तो अच्छी डील है, उस बिजनेस के साथ कंपनी जा सकती है। फिफ्थ है मोड ऑफ पेमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सप्लायर को कंसीडर करें जिसके पास डिफरेंट पेमेंट मेथड सिस्टम हो। तो यहाँ पर कई तरह के डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, चेक, कैश, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेपल एक्सेट्रा। तो जितने ज़्यादा सोर्सेज होंगे या जितने मेथड होंगे उसके पास पेमेंट के, उतना ही ज़्यादा अच्छा है, ताकि कंपनी जिस मेथड से ज़्यादा कन्वीनियंट रहे उस मेथड से उसे ईजिली पेमेंट कर पाए। सिक्स्थ और लास्ट है मिसलेनियस फैक्टर्स। इन एडिशन टू ऑल दी अबव फैक्टर्स, मतलब जितने भी फैक्टर हमने डिस्कस किए उसके अलावा कुछ दूसरे फैक्टर भी कंसीडरेशन या अकाउंट में लिए जाने चाहिए, जैसे कि कल्चर, वैल्यूज़, एक्सपर्ट मैनेजमेंट, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द सप्लायर, टर्म्स एंड कंडीशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, आफ्टर सेल सर्विसेज एक्सेट्रा। तो जितनी ज़्यादा सर्विसेज सप्लायर प्रोवाइड करेगा उतना ही वो बेटर रहेगा कंपनी के लिए। तो ये थे वेंडर और सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ पॉइंट। तो जल्दी से दोबारा इन्हें सम अप कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको किसी को अपना फ्रेंड बनाना है तो आप उसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि वो केयरिंग होना चाहिए, आपको हेल्प करे जहां आपको ज़रूरत हो, सपोर्ट करे, आपको गाइड करे। तो इसी तरह एक कंपनी भी वेंडर और सप्लायर की सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम में कुछ पॉइंट कंसीडरेशन में लेती है, जैसे कि सप्लायर उसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करे, एक रीज़नेबल प्राइस चार्ज करे, फाइनेंशियली साउंड हो ताकि वो भी अपने डे टू डे ऑपरेशंस को अच्छी तरह से रन कर सके, पास्ट रिकॉर्ड उसका अच्छा हो, जितने भी उसके पुराने क्लाइंट्स हो उन सभी से उसे पॉजिटिव रिव्यूज़ या फीडबैक मिले हों। मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट मेथड के डिफरेंट मोड्स उसके पास अवेलेबल हो ताकि कंपनी जिस मेथड से कन्वीनियंट समझे उससे वो पेमेंट कर दे। मिसलेनियस फैक्टर, अदर फैक्टर जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज हो गई, फ्लेक्सिबल टर्म्स एंड कंडीशंस हो गई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, कुछ अदर पॉइंट्स जो कि इसके अलावा कंसिडरेशन में लिए जाने चाहिए। तो ये था कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग परचेज मैनेजमेंट। अगर आपको प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सीरीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।